Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the cerebral circulation. इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्प्लेंचनिक सर्कुलेशन की। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्प्लेंचनिक सर्कुलेशन को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज विसरल सर्कुलेशन। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज विसरल सर्कुलेशन, क्योंकि स्प्लेंचनिक जो वर्ड है ना, थोड़ा सा टफ है इसको समझना। सर्कुलेशन तो समझ में आ गया कि पर्टिकुलरली ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ब्लड का फ्लो होगा। दूसरा जो नाम है दैट इज इजी विसरल। विसरल का रिलेटेड रहता है विसरल ऑर्गन या विसरा से, है ना, जो हमारे अंदर के ऑर्गन हो गए, आपका स्प्लीन है, लिवर है, हम देखें स्टमक है। तो ऐसा सर्कुलेशन जो इन ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई करे। सो अगर हम आगे देखें, सो इट्स कंस्टिट्यूट ऑफ 3 पार्ट। इनको तो सप्लाई करेगा, इसके अंदर 3 मेन पार्ट हैं। पहला जो सर्कुलेशन है दैट इज मीसेंट्रिक सर्कुलेशन। मीसेंट्री या मीसेंट्रिक टोटली रिलेटेड होता है आपके जीआई ट्रैक्ट से, इंटेस्टाइन से। तो ये किसे सप्लाई करेगा? इट सप्लाई टू जीआई ट्रैक्ट। इसका जो दूसरा पोर्शन है दैट इज स्प्लेनिक सर्कुलेशन, यहीं से निकला स्प्लेनिक सर्कुलेशन। और स्प्लेनिक निकला स्प्लीन से, यानी कि ऐसा सर्कुलेशन होगा, आप सिंपल में बोल सकते हो, ब्लड फ्लो टू दी स्प्लीन। और इसका जो थर्ड कंपोनेंट या पार्ट है दैट इज हैपेटिक सर्कुलेशन। फिर से सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो, और हैपेटिक मीन्स होता है लिवर। सो ब्लड फ्लो टू लिवर इज नॉन एज हैपेटिक सर्कुलेशन। अब हम इन तीनों को एक एक से देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मीसेंट्रिक सर्कुलेशन से। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता ही दिया, मीसेंट्री रिलेटेड है हमारे जीआई ट्रैक्ट से या फिर इंटेस्टाइन से स्पेशली। तो ये किसको सप्लाई करेगा? इट रेफर्स टू ब्लड फ्लो टू दी जीआई ट्रैक्ट, जिसके अंदर आ गया आपका स्टमक। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा जिसे इसको सप्लाई करेगा। हमारे स्टमक को सप्लाई करता है, जिसे हम गैस्टर बोल सकते हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइन, आपकी स्मॉल प्लस लार्ज, एज वेल एज एक और मेन जो आपका ऑर्गन रहेगा दैट इज पेनक्रियास, इसको सप्लाई करेगा ये वाला सर्कुलेशन। इसके बाद अगर हम इसके रेगुलेशन की बात करें तो फिर से कुछ वही फैक्टर्स होंगे। पहली चीज़ होता है लोकल। हमारा लोकल मैकेनिज्म मीन्स ऑटो रेगुलेशन, कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल हैं, जो मीसेंट्रिक ब्लड वेसल है जो इन्हें सप्लाई कर रही हैं, वो खुद ही इसे रेगुलेट कर सकती हैं बाय कॉजिंग वैसो कंस्ट्रिक्शन और डायलिटेशन, कि वो अपना डायमीटर इंक्रीज करेंगी और डिक्रीज करेंगी, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो इस ब्लड फ्लो को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो ये है लोकल ऑटो रेगुलेशन बाय द हेल्प ऑफ मीसेंट्रिक बेड। मीसेंट्रिक बेड क्या? छोटी छोटी मीसेंट्रिक ब्लड वेसल कैपिलरीज से मिलकर जो बेड बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज एक्टिविटी ऑफ जीआईटी। जीआई ट्रैक्ट की एक्टिविटी, वो कितने ज़्यादा एक्टिव हैं। तो जब भी आप, अगर आपका जीआईटी एक्टिवेट है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जीआईटी वॉल हो रही है। देखो जीआईटी की बहुत सारी लेयर होती है। इस तरीके से मान लो जीआई ट्रैक्ट है, इसमें बहुत सारी लेयर होती हैं, म्यूकस लेयर, सब म्यूकस लेयर, मस्क्यूलर, सीरस, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। मान लो ये जीआई ट्रैक्ट है, इस तरीके से ये इसकी पूरी बॉल है। अब अगर ये जीआईटी की बॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिंपल सी बात है, इनमें जो ब्लड वेसल है वो भी कंप्रेस होने लगेंगी, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दबने लगेंगी। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट, जिसकी वजह से होगा कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल, मीसेंट्रिक ब्लड वेसल। और मान लो इस तरीके से था नॉर्मल डायमीटर ये ब्लड वेसल का, क्योंकि ये कंप्रेस हुई है, अब इनका डायमीटर मान लो इस तरीके से कम हो गया इसके कंपैरिजन में। तो जो ब्लड फ्लो ज़्यादा जा रहा था, मान लो क्योंकि इसका कंप्रेशन हो गया, पतली हो गई, अब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। सो अगर इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल होता है, तो ब्लड फ्लो है जो वो रिड्यूस हो जाएगा। किसको? स्टमक को, इंटेस्टाइन को, पेनक्रियास को। लेकिन अगर इसी का हम ऑपोजिट कर दें कि हमारा जो जीआई ट्रैक्ट की बॉल है वो रिलैक्स है, जो आपकी बॉल है अब वो कंप्रेस नहीं होगी बल्कि और डायलेट हो जाएंगी, मीन्स इससे भी इसका जो डायमीटर है ना, जो कम था अब वो और ज़्यादा होने लगेगा। तो यहाँ पर जो आपका मीसेंट्रिक सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज नर्वस फैक्टर। नर्वस फैक्टर क्या? वही एंजाइटी, वही इमोशनल कंडीशन है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन यहाँ पर बहुत अच्छा बट है, मैंने पहले ही बताया, एक होता है सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक मतलब पसरना, जिसमें हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है एक्सेप्ट डाइजेशन। और सिंपैथेटिक जिसमें सारी बॉडी की एक्टिविटी इंक्रीज होती हैं, आपके ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ेगी, हार्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी, मसल्स की एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होती है।
तो सिंपल सी बात है, जब भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ, जीआईटी की एक्टिविटी है कम, तो इसे ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए और एनर्जी इससे ज़्यादा ब्लड भी नहीं चाहिए। लेकिन आपका हार्ट की फंक्शनिंग बढ़ी हुई है, ब्रेन की फंक्शनिंग बढ़ी हुई है, तो इन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। इसीलिए इस टाइम पर हमारी जो मीसेंट्रिक ब्लड वेसल हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और यहाँ से जो ब्लड होता है उसको क्या करेंगी, दूसरी जगह डाइवर्ट कर देंगी। किसके पास भेज देंगी? स्केलेटल मसल के पास, ब्रेन के पास, हार्ट के पास, ताकि वो प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकें। ये सब होता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में। जब कोई पर्सन बहुत टेंशन में, घबराहट में, तो यहाँ ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, मीन्स सेरिब्रल सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, हार्ट में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, मीन्स कोरोनरी सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, स्केलेटल मसल जो सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और केमिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि जैसे ही हम फूड इनटेक करते हैं उसके बाद कुछ हम देखें तो आपके हार्मोन सीक्रेट होंगे, कॉलिसिस्टेकाइनिन हो गया और भी अदर्स टाइप के हार्मोन्स हो गए, वो थोड़े टाइम के लिए इस ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि अब जीआईटी को फंक्शन करना है, डाइजेशन करवाना है, एब्जॉर्प्शन करवाना है, तो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज स्प्लेनिक सर्कुलेशन। नाम ही इंडिकेट कर रहा, ब्लड फ्लो टू स्प्लीन, जो भी स्प्लीन को ब्लड फ्लो होगा हम उसे बोलेंगे स्प्लेनिक सर्कुलेशन। इसकी लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है नोट करके कि मेन रिजर्वॉयर फॉर ब्लड जो हमारा स्प्लीन है, मैंने स्पेसिफिकली स्प्लीन के फंक्शन में भी ये मेंशन किया था, स्टोरेज ऑफ ब्लड। स्प्लीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, नॉट ओनली ह्यूमन बल्कि जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन में तो कम, कुछ एनिमल्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इसका काम होता है, स्टोरेज ऑफ ब्लड का। अब बोल के भाई ये स्टोर कैसे है? ड्यू टू डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल। स्प्लीन के अंदर जो पूरी स्प्लेनिक पल्ब है, कुछ साइनस भी प्रेजेंट होते हैं, स्प्लेनिक साइनस मीन्स होलो स्पेस, वहाँ पर आपकी जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाती है। मान लो छोटी छोटी ब्लड वेसल थी, ये थी, ठीक है, अब ये डायलेट हो जाती है, इस तरीके से डायमीटर इंक्रीज कर लेंगे, ये डायमीटर इंक्रीज, तो यहाँ पर ब्लड की स्टोरेज हो जाती है। और जब भी हमारी बॉडी को मान लो नीड हुई ऐसी किसी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में, मान लो हार्ट को बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, ब्रेन को ज़्यादा ज़रूरत है, तब ये जो कैपिलरीज है ये क्या करेंगी, ये जो ब्लड वेसल है ये कंस्ट्रिक्ट होंगी और ब्लड को आगे कर देंगी, है ना, क्योंकि ये डायलेट थी, जैसे ये पतली होंगी, डायमीटर कम करेंगी, यहाँ का ब्लड पंप हो जाएगा बाकी के ऑर्गन में। तो ये इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। अगर मैं इसके रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ तो ये भी आपके वही सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से, जैसे ही सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होगा यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ब्लड फ्लो यहाँ रिड्यूस और बाकी के ऑर्गन में बढ़ जाएगा। सेम यही था कि जैसे ही वो हो रहा सिंपैथेटिक एक्टिविटी, ब्रेन की फंक्शनिंग बढ़ गई, हार्ट की बढ़ गई, तो यहाँ पर भी कंस्ट्रिक्शन होगा और यहाँ का ब्लड फ्लो उन ऑर्गन्स में डाइवर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड पोर्शन ऑफ स्प्लेनिक सर्कुलेशन दैट इज हेपेटिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पर नेम ही इंडिकेट कर रहा, हेपेटिक मतलब लिवर, यानी कि ब्लड फ्लो टू लिवर इज नॉन एज हेपेटिक सर्कुलेशन। तो इसकी हो गई सिंपल सी डेफिनेशन। और आपका जो लिवर है उसके दो मेन सोर्स होते हैं, है ना, ब्लड के। पहली चीज़ आपकी हेपेटिक आर्टरी और दूसरी चीज़ होती है पोर्टल वेन। इसके बाद अगर हम इसका नॉर्मल ब्लड फ्लो देखें तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था, है ना, जब हम सेरिब्रल सर्कुलेशन पढ़ रहे थे कि वो कार्डियक आउटपुट का कितना परसेंट रिसीव कर रहा था, ऑलमोस्ट 15%। लेकिन तब भी मैंने बोला था कि सेकेंड लार्जेस्ट है, जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट है या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड है जो रिसीव करता है दैट इज लिवर। सो लिवर रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड कंपेयर टू अदर ऑर्गन। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर होती है मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे लिवर में ही होती है। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन हैं वो भी लिवर परफॉर्म करता है। दैट इज़ द रीज़न किसे चाहिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड। और जो नॉर्मल ब्लड ये रिसीव करता है 1 मिनट में दैट इज़ 1500 मिलीलीटर, जो कि कार्डियक आउटपुट का ऑलमोस्ट होता है 30%। मैंने पहले ही बोला था कि 15% से लेके 25% तक या 30% तक लिवर ही रिसीव करता है, क्योंकि जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है दैट इज़ 5 लीटर पर मिनट या 5000 मिलीलीटर पर मिनट। रीज़न वही है कि इसमें हो रही है मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसके बाद अब हम देखते हैं इसका रेगुलेशन कि पर्टिकुलरली कब इसका ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया इंक्रीज होगा। तो रेगुलेशन किस किस के थ्रू? पहली चीज़ है सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर। जो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेपेटिक सर्कुलेशन।
अगर सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा तो हेपेटिक सर्कुलेशन मीन्स ब्लड फ्लो टू लिवर भी इंक्रीज होगा, और अगर हमारा सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो लिवर का जो ब्लड फ्लो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। जो सेकेंड फैक्टर है दैट इज स्प्लेनिक कॉन्ट्रैक्शन, स्प्लीन का कॉन्ट्रैक्शन। मैंने पहले ही बोला कि स्प्लीन है मेन रिजर्वॉयर फॉर ब्लड स्प्लीन के अंदर ब्लड स्टोर है। मान लो इस तरीके से रही स्प्लीन, इसके अंदर ब्लड स्टोर है। अगर स्प्लीन कॉन्ट्रैक्शन करती है, जैसे एक बलून होता है, अगर आप जैसे स्पंज होता है ना उसे पंप कर दो पूरा पानी बाहर, सैमस भी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा इससे ब्लड निकलेगा और वो दूसरे ऑर्गन तक इंक्लूडिंग लिवर में भी ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन इंक्रीज ब्लड फ्लो टू लिवर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज मूवमेंट ऑफ जीआईटी। मूवमेंट ऑफ जीआईटी मतलब एक्टिविटी ऑफ जीआई ट्रैक्ट, और मैंने इससे पहले ही अभी बताया कि मूवमेंट ऑफ जीआईटी मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जीआईटी वॉल, और जीआईटी वॉल जैसी ही कॉन्ट्रैक्ट करती है वहाँ की ब्लड वेसल का कंप्रेशन हो जाएगा मीन्स मेसेंट्रिक ब्लड वेसल का, और जो ब्लड फ्लो है वो दूसरे ऑर्गन में डाइवर्ट हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ब्लड फ्लो डाइवर्ट होगा पास के ऑर्गन में, और इनके पास में प्रेजेंट होता है लिवर, तो इनकी भी जो एक्टिविटी है कॉन्ट्रैक्शन है वो लिवर के ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देगा। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइन भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज नर्वस फैक्टर, वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जैसे ही सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है फिर से कंस्ट्रिक्शन होगा यहाँ की जो ब्लड वेसल थी उनका, और कंस्ट्रिक्शन हुआ मतलब डायमीटर कम हो गया तो लिवर का जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू वैसो कंस्ट्रिक्शन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट फैक्टर देखें तो हमारे पास केमिकल फैक्टर्स मीन्स अगर किसी भी पर्सन में स्पेसिफिकली ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा, तो ये जो है आपके स्पेसिफिकली CO2 ये होता है वैसोडाइलेटर, मीन्स ये ब्लड वेसल के डायमीटर को इंक्रीज करता है, कॉज वैसोडाइलेटेशन। क्योंकि ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारा स्प्लेनिक सर्कुलेशन, जिसके अंदर हमने देखा मेसेंट्रिक सर्कुलेशन, स्प्लेनिक सर्कुलेशन एंड हेपेटिक सर्कुलेशन। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।